चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स ग्रो एट डिफरेंट रेट्स, है ना, ग्रो एट डिफरेंट रेट्स, यानी कि विकास का कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि शरीर के विभिन्न अंग या तंत्र अलग अलग दर पर विकसित होते हैं, यानी रेट इज डिफरेंट बट सीक्वेंस इज सेम। सीक्वेंस मतलब भाई अगर बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता पहले किशोरावस्था आ जाए बाद में बाल्यावस्था आए, तो सीक्वेंस तो सेम है बट दर, बाल्यावस्था में भी किसी में कोई चीज जल्दी आएगी, किसी में थोड़ा लेट आएगी, राइट। तो सेफेलोकॉर्डल का तो इसमें यहाँ पे एज सच कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है, वो डायरेक्शन का प्रिंसिपल हो गया। प्रॉक्सिमो डिस्टल अगेन सेंटर टू पेरिफेरी जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अलग अलग रेट पे अलग अलग, इसका दर से कोई वो नहीं है, डायरेक्शन से संबंध है, इन दोनों का दिशा से संबंध है, ना कि दर से ना कि रेट से। तो जितने भी लोग ए और बी कह रहे हैं वो नहीं है आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्किकल इंटीग्रेशन, यानी कि पदानुक्रमित रूप से एकीकरण होता है, वो डिफरेंट है कि आपके सारे बॉडी पार्ट्स या कुछ बॉडी पार्ट्स मिलके एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका हाथ, आपकी आंखें, वो पूरा बैलेंस जो बन रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स, ये इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट दे दी है, ये इसको रेट ऑफ डिफरेंस भी कह सकते थे कि जो दर है वो विभिन्न होती है, रेट इज डिफरेंट, जो डेवलपमेंट का रेट है वो विकास की दर भिन्न हो सकती है ना। तो डी है सही कायदे में, बट भाषा का प्रयोग जो है इन्होंने डिफरेंट किया है यहाँ पे, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, ठीक, कि रेट इज डिफरेंट। ठीक, आगे बढ़ेंगे, सीक्वेंस इज सेम बट रेट इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना होता है, जरूरी नहीं है आपने सेम भाषा में ये चीज पढ़ी, और स्पेशली जब प्रिंसिपल की बात करते हैं ना डेवलपमेंट की, जब हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ऐसे पता नहीं अनेकों प्रिंसिपल हैं जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, 10-15 हम मुश्किल से पढ़ते हैं, 10-12, ठीक। तो उस केस में आपको वो थोड़ा सा सेंस से भी निकालना पड़ेगा, अगर लैंग्वेज हल्की सी भी ट्वीक की है तो गलत आंसर नहीं मार्क करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का जो शारीरिक विकास है, पहला ऑप्शन है कंसिस्ट ऑफ ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन इसमें आते हैं, मतलब सिर्फ हम हाइट में और साइज में ही बढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्वालिटी में भी चेंज आते हैं, तो ये तो हो गया गलत। फिर है कंसिस्ट ऑफ ओनली क्वालिटेटिव चेंजेस, सिर्फ हमारी क्वालिटी में ही चेंज आता है कि हम मान लीजिए अब हाइट तो नहीं बढ़ी किसी स्टेज में, लेकिन आप में गति बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब आप सेम चीज बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो ये क्वालिटी में चेंज हो गया। तो सिर्फ क्वालिटी भी नहीं होगा, दोनों चीजें होती हैं, बोथ होता है। कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाय कंपैरिजंस विद डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंटल टास्क के, जैसे कि 5 साल की उम्र में बच्चा कूदने लग जाएगा, ये काम करने लग जाएगा, तो एग्जैक्टली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेटली नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं प्रोडिक्ट, यानी अनुमान कुछ हद तक लगा सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम उस टाइम पे ही करने लग जाए किसी काम को। अकर्स इन एन ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल मैनर बट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन वेरी, ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल था जो पहले वाले में भी आंसर में लागू हुआ है कि एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, यानी रेट इज डिफरेंट इन डेवलपमेंट। तो अकर्स इन एन ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल मैनर, जो शारीरिक विकास है एक सीक्वेंस में होगा कि बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, फिर वो बाकी का जो हिस्सा है उस पर कंट्रोल आएगा, है ना। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर वो खड़े होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, देन दौड़ना सीखेगा, ऐसा नहीं है पहले दौड़ना सीख लिया और फिर बाद में चलना सीखेगा, ठीक। तो मतलब एक ऑर्डर तो है, एक सीक्वेंस तो है, बट रेट में अंतर आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि दर में विभिन्नता हो सकती है, कोई जल्दी सीखेगा, कोई तेज सीखेगा, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, डेवलपमेंटल चेंजेस, यानी विकासात्मक परिवर्तन, जो विकास से होने वाले परिवर्तन है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, जिसको हम चेंज की प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसको हम परिवर्तन की प्रक्रिया कह सकते हैं, उससे होने वाले परिवर्तन क्या है। पहला ऑप्शन है आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल, यानी हाईली अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है कि अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता, ये नहीं कह सकते कि अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता, कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल होता है डेवलपमेंट, ये हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा है। हाँ, आज एनर्जी कम लग रही है अंकिता, आई अंडरस्टैंड भाई, बट ठीक है, थोड़ी बात तो चल जाती है। फिर है, अगर हम बात करें डेवलपमेंटल चेंजेस आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा नहीं है, प्रेडिक्टेबल होते हैं कुछ हद तक, ठीक। फिर आता है अकर वेरी फास्ट टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड देन रीच अ प्लेट्यू एंड स्टॉप, नहीं, हमें पता है एडोलसेंस में भी बहुत तेजी से होते हैं, मिडिल चाइल्डहुड में थोड़ा स्पीड कम होगी, लेकिन एडोलसेंस में फिर से बढ़ जाएगी, अर्ली चाइल्डहुड में भी ज्यादा होती है, ठीक। तो ये भी कहना गलत है। फिर अकर एट वेरिंग रेट्स इन इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये हम नहीं कह सकते कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न है या स्वतंत्र है, समाज और संस्कृति का विकास पर प्रभाव पड़ता है, हम ये कहेंगे, यही वाइगॉस्की भी कहते हैं। तो व्यक्तियों में विकास की जो दर है वो अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, रेट का अंतर है। तो सी ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, एक है अजर्शन, ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। अजर्शन यानी कथन दिया है और इसका रीजन भी दिया है। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो अभी कथन है, ये जो अजर्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये सही है, और अगर ये सही है तो क्या इसका रीजन सही है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, पोल में आंसर कीजिए भाई पूजा, फटाफट से बताइए। तो assertion स्टेटमेंट क्या है? अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स एज वेल एज वैल्यूज एंड बिलीव्स इन स्कूल्स। यानी एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा, यानी सिर्फ किताबों में या जो एकेडमिक्स में दिया हुआ है उसके अलावा भी बच्चे क्या सीखते हैं? बहुत सारे कौशल सीखते हैं अपने सहपाठियों से। स्कूल के अंदर कुछ वैल्यूज सीखते हैं, कुछ मूल्य सीखते हैं जो स्कूल में सिखाए जाते हैं। बिलीव्स, कुछ विश्वास उनके वहां से डेवलप होते हैं। ठीक, कहां से? स्कूल से। यानी सिर्फ पढ़ाई एक हिस्सा है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे स्कूल में जाकर के बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें वैल्यूज हो गई, बहुत सारी स्किल्स हो गई, उनके बिलीव्स हो गए। दैट मीन्स वो सोशलाइज करना सीखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखते हैं कि लोगों में रहते कैसे हैं, क्या वैल्यूज होती हैं, क्या तौर तरीके हैं, क्या नियम कायदे कानून है। ये बात तो सही लग रही है, ट्रू है ये बात। फिर रीजन क्या दिया है इसका? स्कूल्स आर अ सेकेंडरी बट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी स्कूल जो है वो भले ही द्वितीयक कारक हैं या गौड़ कारक हैं, किसके? सामाजिकरण के गौड़ वाहक है अगर हम स्कूल की बात कर रहे हैं, बट महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर के बाद जो बड़ी सी दुनिया है वो स्कूल में ही उन्हें मिलती है, वहां वो पूरी तरीके से सीखेंगे चीजें। तो ये भी ट्रू है, यानी रीजन और असर्शन दोनों सही है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यही तो बात चल रही थी ना कि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं स्कूल में पढ़ाई के अलावा। अब वो जो बहुत कुछ है उसको हम कहेंगे कि वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि वैल्यूज आ गई, नॉर्म्स आ गए, बिलीफ्स आ गए, स्किल्स आ गई। ठीक, तो बाकी का तो बनता ही नहीं है कुछ और ऑप्शन तो इसमें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हेन अ यंग चाइल्ड सीज अ कैमल, एक यंग बच्चे ने, एक छोटे बच्चे ने पहली बार एक ऊंट को देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम शी कॉल्स इट लंपी हॉर्स। यानी वो क्या कहती है? ये लंपी हॉर्स है, यानी एक क्या कहेंगे, गांठ वाला वो है, घोड़ा है, जैसे ऊंट होता है ना बेसिकली। तो जब कैमल का आपको पता है यहाँ बम्प होगा ही, ठीक, और हॉर्स वैसा सा दिखता है बट वो बम्पी लंपी और आ गया। ठीक है, तो बच्चे ने क्या कह दिया? यही लंपी हॉर्स है। ठीक, मतलब पिजेशियन थ्योरी के अनुसार ये किसका एग्जांपल है? कंजर्वेशन है ये। कंजर्वेशन का तो यहाँ दूर दूर तक नाता नहीं है, सेंट्रेशन भी नहीं है ये, है ना। सेंट्रेशन क्वांटिटी से संबंधित होता है। एनिमिज्म होता है जब निर्जीव को सजीव समझे, अगर इस पेन को भी दर्द होता है ये बच्चा समझे, या वो जब अपनी डॉल से बात करता है और डॉल गिर जाए तो उसको चोट लग गई ये सोचेगा, तब वो एनिमिज्म है, जब तब वो जीववाद है। तो इसमें तो आसान सा उत्तर है, एसिमिलेशन इज दी एकमात्र सही उत्तर। कि अगर वो पहली बार किसको? कैमल को देख करके ये सोचता है कि एक लंपी हॉर्स है, दैट मीन्स जो उसने एसिमिलेट किया हुआ था उसी में वो ऐड करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक, यानी ऐड किया है उसने जो वो जानती थी उसमें। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाद में वो चेंज होगा, वो डिफरेंट कहानी है, वो एकोमोडेशन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अभी उसने समझने की कोशिश की है एटलीस्ट, और जब देख के समझने की कोशिश की है तो वो एसिमिलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ करेक्ट पेयर ऑफ पिजेशियन स्टेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। यानी कौन सी एक स्टेज जो है वो करेक्ट पेयर है, यानी एक स्टेज और उसकी विशेषता से कौन सा एक सही पेयर बनता है पियाजे की स्टेज के अनुसार। तो एक तरफ दी हुई है स्टेज, दूसरी तरफ उसकी विशेषता। तो स्टेज क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल। विशेषता क्या है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। बिल्कुल हमें पता है कि जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक जो चिंतन है वो कब आएगा? वो आएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल में 11 साल के बाद, 11 years एंड अबव, 11 years एंड अबव, राइट। तो बी ऑप्शन है स्टेज सेंसरी मोटर और सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ना कि सेंसरी मोटर में। तो ये गलत हो गया। प्री ऑपरेशनल में कंजर्वेशन नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है कंजर्वेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या कह रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जिसका नाम ही कॉन्क्रीट है उसमें एब्स्ट्रैक्ट कैसे आ जाएगा? तो ये तो हट गया। ठीक है, तो सिर्फ एक ही उत्तर सही है कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन डेवलप होता है, यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, जो साइंटिफिक थिंकिंग है, जो परिकल्पनात्मक सोच है, इमेजिनेटिव थिंकिंग है, वो सब यहाँ डेवलप होगी। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देख के और फिर बताएंगे। लेब-वाइगॉस्की की बात हो रही है, पोल में जवाब दीजिएगा, तब करेंगे हम आगे की बात। इतने पानी पीजिए आप भी और मैं भी, ठीक।
बी ऑप्शन है 68%। इन लेव वाइगोस्कीज थियरी फिजिकल आइटम्स सच एज कैलकुलेटर, कंप्यूटर एज वेल एज इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क सच एज लैंग्वेज आर कॉल्ड, यानी लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो फिजिकल आइटम्स हैं, जो बाहर मौजूद हैं, जो कॉन्क्रीट हैं, जो एक तरह से भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कैलकुलेटर हो सकता है कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूटर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं जैसे कि लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं, इन सबका इस्तेमाल करके अपनी समझ को विकसित कर रहा है बच्चा। चाहे वो कैलकुलेटर हो, किसने बनाया, समाज से ही बनाया है, लोगों ने बनाया है, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैंग्वेज है, मानव से संबंधित है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, टूल है लैंग्वेज अपने आप में बच्चे की समझ को, उसके संज्ञान को विकसित करने के लिए। तो ये क्या है, ये है कल्चरल टूल्स एज पर लेव वाइगोस्की। और वही पूछा था वाइगोस्की के अनुसार क्या है, तो सांस्कृतिक उपकरण है जिसके माध्यम से, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं हम समाज और संस्कृति से सीखते हैं, तो संस्कृति में ये सारे उपकरण मौजूद हैं जिनके माध्यम से हम अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये फिगुरेशन मटेरियल यानी अलंकारिक सामग्री, कॉन्सेप्ट मैप, मेमोरी एड्स, ऐसा नहीं है, ये सारे मिलकर के कल्चरल टूल्स आएंगे जो लोगों ने बनाए हैं, कल्चर से आए हैं, समाज से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन अ क्लासरूम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पियाजे एंड वाइगोस्की, पियाजे और वाइगोस्की के प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पर आधारित एक क्लासरूम है। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीचर, तो टीचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, टीचर की विशेषता क्या होनी चाहिए, जहां पे एक क्लास में विचारधारा किसकी चल रही है, पियाजे और वाइगोस्की को सेंटर माना गया है, पियाजे और वाइगोस्की को इंस्पिरेशन माना गया है, और कहा गया है कि पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार अगर सिखाना है तो कैसे सिखाएं, या टीचर को पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार कैसा होना चाहिए, कुल मिला के ये पूछा है हमसे। तो टीचर को क्या होना चाहिए भाई, एक्टिव होनी चाहिए क्लासरूम, पियाजे भी यही कहते हैं, वाइगोस्की भी यही कहते हैं कि एक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन हो नॉलेज का, कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना, रचनावादी, यानी बच्चे ज्ञान का निर्माण करें। तो मॉरलिटी, ये इन्होंने एक क्या किया है, पेपर में ही आपके मिस्टेक है, ये ट्रांसलेशन मिस्टेक कह लीजिए आप इसको। गतिशीलता यानी डायनामिक होना चाहिए टीचर को, कायदे में ये डायनामिक होना चाहिए था कि भाई वो बदलती हुई दुनिया के साथ बदल पाए, डिफरेंट वेज में डाइवर्स हो, बच्चे को समझा पाए, अलग अलग रिसोर्सेज का यूज कर पाए, खुद चेंज होने की क्षमता रखता हो, ऐसा नहीं है 1987 से अब तक सेम ही चले आ रहे हैं। ठीक, तो ये मॉरलिटी बेसिकली उस साइड देखें तो सही है कि ये डायनामिक होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचर में, रिजिड ना हो, एक तरीका काम ना करे तो दूसरे को अपना ले, लेकिन डिडैक्टिक नहीं होना चाहिए, उपदेशक के भर दे बच्चे के दिमाग में, या सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे, सिर्फ हिटलर बन जाए, डिडैक्टिक नहीं होना चाहिए। ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, कि सिर्फ ज्ञान का संवाहक के भर दे बच्चे के दिमाग में, जैसे ट्रांसमीटर होता है ना कि वो ट्रांसमिट करेगा रेज, उस तरह से टीचर भी क्या है, दिमाग में भर देगा बोल बोल के, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में बच्चा एक्टिव नहीं है, टीचर एक्टिव है, और बच्चा एक्टिव चाहिए हमें पियाजे वाइगोस्की के अनुसार, क्लास जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए। तो वैसे तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबको फ्री नंबर मिला था, ये सीटेट में पूछा गया था, और फ्री नंबर सबको मिला था क्योंकि ये इन्होंने मॉरलिटी कर दिया, जबकि ये होना चाहिए था डायनामिक, टीचर का जो भूमिका है वो डायनामिक। बेसिकली होता क्या है, अगर यही चीज हिंदी में हुई होती तो शायद फ्री नंबर नहीं मिलता, क्योंकि इंग्लिश के ट्रांसलेशन को फाइनल माना जाता है किसी भी पेपर में, अगर ट्रांसलेशन में गलती है, जो इंग्लिश में लिखा है वो फाइनल है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में ही गलत लिखा है। ठीक, तो इसलिए आपको बाइलिंगुअल पढ़ के समझना आना चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड सही है अगर इस हिसाब से जाएंगे, बाकी तो फ्री नंबर मिला है सभी को इसमें, क्योंकि ये मिस्टेक है ट्रांसलेशन की। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्यों सही होगा भाई, ये डिडक्टिक क्यों चाहिए आपको, ऐसा टीचर चाहिए जो पूरी क्लास को अपने अनुसार चलाए, ऐसा कहते हैं पियाजे वाइगोस्की, नहीं। तो ए ऑप्शन सही होगा अगर सही मानना है एक ऑप्शन। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता कौन सी एक ऑप्शन में आपको दिखाई गई है, दर्शाई गई है। डी वाले सब देख लो, बटरफ्लाई देख लो, ऐसे ऐसे आंसर कर रहे हो आप लोग। प्रगतिशील कक्षा कक्ष, जॉन डुई को याद कीजिए, जहां बच्चा एक्टिव है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, करके सीखते हैं बच्चे, एक्टिविटी। मटीरियल इज मेंट ओनली फॉर डिस्प्ले, यानी सामग्री सिर्फ दिखाने के लिए है, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव दिखेगा वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं दिख रहा। सीटिंग अरेंजमेंट इज फिक्स्ड, सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स्ड नहीं, क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो होता था ना कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, हर दिन एक रो आगे आ रही है, दूसरी पीछे जा रही है, तो वो चेंज होने वाला होना चाहिए, साइक्लिक। चिल्ड्रन आर असेस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू फॉर्मल एग्जाम्स, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल भी उसको हर तरीके से जांचिए ना आप, तो ये भी गलत हो गया, तो सिर्फ डी ही ऑप्शन बचा है। टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू एनेबल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चे की अवधारणात्मक समझ, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, इसलिए टीचर क्या करते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा डी ऑप्शन में है, जहां बच्चा एक्टिव है वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, इसमें जवाब दीजिएगा।
मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी, मतलब टिट फॉर टैट की बात हो रही है। द गोल्डन रूल इन विच द इंडिविजुअल्स वांट्स टू मेंटेन द अप्रूवल ऑफ अदर्स। अब कहानी तो यहां से शुरू हो रही है कि वो गोल्डन रूल क्या है, स्वर्णिम नियम है, जब इंडिविजुअल्स वांट्स टू मेंटेन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, यानी व्यक्ति जो है दूसरों का अप्रूवल चाहता है कि ये मेरे को अच्छा कहे इसलिए मैं ऐसा करूं, कि मैं इसलिए किसी का भला करूं क्योंकि 4 लोग मेरे को बड़ा अच्छा कहेंगे, है ना। ये आजकल बहुत होता है इंटरनेट पे भी कि लोग कुछ अच्छा करते हैं, दान भी करेंगे तो पहले दिखाएंगे और या कुछ भी करेंगे, मतलब बेसिकली, हालांकि उससे अगर अच्छा प्रमोट होता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मेन उद्देश्य उसके पीछे ये छिपा हुआ है कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो वो क्या हुआ, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। किसके अनुसार, आपके कोहलबर्ग के अनुसार। और ये कौन सी स्टेज है मॉरलिटी की, 3rd स्टेज है, 2nd लेवल की, ठीक है, कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित महसूस करेंगे इसलिए तुम सच बोलो, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक। तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक, अच्छा लड़की अच्छा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास आपकी 3rd स्टेज है, जब आप अप्रूवल के लिए नाइस होते हैं किसी के साथ या कुछ अच्छा करते हैं क्योंकि आपको तारीफ मिलेगी। अपना होमवर्क करो क्योंकि तुम्हारी टीचर खुश हो जाएगी, तुमको वेरी गुड शाबाश कहेगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई और बनता ही नहीं है तो उस पर चर्चा क्या करें। हार्वर्ड गार्डनर की अगर हम बात कर रहे हैं तो गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है। फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की इनकी बुक आई थी 1983 में, फिर बाद में उसमें और इंटेलिजेंस अपडेट होती गई, पहले 7 थी फिर 8 हैं, आजकल ज्यादा भी हैं, बट एनसीईआरटीज आपकी 8 ही फॉलो कर रही हैं अभी भी। तो अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर की, तो गार्डनर ने प्रपोज किया है आइडिया इंटेलिजेंस एज अ सिंगुलर यूनिट, यानी बुद्धि एक सिंगल यूनिट है। ये तो बिने कहते हैं, एल्फ्रेड बिने। गार्डनर तो जस्ट इसका ऑपोजिट कहेंगे, तो ये तो हट गया ऑप्शन। फिर आगे आएगा आपका, सो जाओ ना, गद्दा बिछवा देती हूँ ना देखो एक बार है, मतलब एक इंसान कूद कूद के काम करे, दूसरा इंसान लथार्जिक हो जाए सामने, एक्टिव रहो यार। बी ऑप्शन है डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू 2 फैक्टर्स, जनरल एंड स्पेसिफिक, यानी बुद्धि को 2 प्रकार में बांटा। ये किसने किया है, ये किया है आपका स्पीयरमैन ने। तो गार्डनर ने 2 में नहीं बांटा, मल्टीपल इंटेलिजेंस में बांटा, ठीक है। ये कौन है जो हंस रहा है। क्लास नोट्स हिंदी में कब आएगी, मैं जल्दी अपडेट देती हूँ उस पर, आपको बहुत जल्दी अपडेट देती हूँ, है ना। ये मैंने लिखा हुआ है अपनी टास्क लिस्ट में। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। एक मिनट, हिंदी में लाएंगे जल्दी। ये कौन हंस रहा है, चलिए डी कह रहे हैं आप लोग, चलिए समझते हैं फटाफट से। अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू 2 फैक्टर्स, जनरल एंड स्पेसिफिक, ये गलत है क्योंकि ये स्पीयरमैन ने किया था। क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स ऑन 3 डायमेंशंस, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये सीपीओ का एग्जांपल या पीसीओ से भी आप याद रख सकते हैं। ये किसने दिया था, जेपी गिलफर्ड ने, जो उनकी 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस है। फिर आता है आपका नेक्स्ट डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है आर्ग्यूड दैट सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि तर्क दिया गार्डनर ने कि बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 है, और आपके पोल वाले भैया सो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शौर्य सिंह नहीं है आजकल, पोल वाले भैया चेंज हो गए हैं लखन है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एक बार, तुम ही बोल लो ना, मैं छोड़ देती हूँ माइक भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इज रिफ्लेक्टेड इन दी परसेप्शन दैट गर्ल्स विल डू वेल इन लैंग्वेजेस बट विल परफॉर्म। शौर्य फिर भी कम डिस्टर्ब करता है लखन एक नंबर है ना, इसको अटेंशन चाहिए, इसको एडीएचडी के पास कुछ कुछ है एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे। तो देखो खैर आते हैं वापस, और डैश is reflected in the perception that girls will do well in languages but will perform poorly in mathematics and science। यानी ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो भाषा में यानी लैंग्वेज में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, और लड़के जो हैं वो गणित और विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो कहानी है
इसको सिंपल सिंपल स्टीरियोटाइप से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विटी तो नहीं है, ये इक्वालिटी भी बिल्कुल नहीं है, ये आइडेंटिटी भी नहीं है कि भाई लड़कियां फिर गणित में अगर अच्छा नहीं करेंगी तो शकुंतला देवी का कोई एग्जाम्पल ही नहीं लेगा, है ना, और 70 एग्जाम्पल देश में मिल जाएंगे। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये कि आपने किसी काम को, किसी सब्जेक्ट को, किसी क्षेत्र को, किसी फील्ड को जेंडर से जोड़ दिया, है ना, लिंग से जोड़ दिया, राइट। तो ये फिर प्रॉब्लम है अपने आप में। ठीक है, पोल क्यों नहीं दे रहे भैया, बताओ। डी ऑप्शन 96% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट टाइम आपने किसी को डांटा है, अरे यार कैसे, कभी कभी तो मौका मिलता है छोड़। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, ये डांट नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कास्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू, यार मैं उन्हीं लोगों को डांटती हूँ जिनको बुरा नहीं लगेगा, मेरे को पता है ना। देखो एक बार, विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है, बताइए। यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से अगर लोग हैं, यानी एक क्लास में वेरिड लर्नर्स हैं, तो आप क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताइएगा। पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंड दैट डिफरेंसेस आर डेफिसिट्स इन चिल्ड्रन एंड दीज नीड टू बी इमीडिएटली करेक्टेड, यानी अंतर होने ही चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, मतलब सबको रोबोट्स बन जाना चाहिए। रोबोट्स कैसे बन जाएंगे भाई, अंतर है तभी तो इंसान है, डाइवर्सिटी है तभी तो इंसान है, रोबोट हो जाएंगे नहीं तो फिर। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ पोटेंशियल टू लर्न एंड डिजाइन एक्टिविटीज टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, यानी यह समझना जरूरी है जब विभिन्नता हो क्लास में, अलग अलग तरह के बच्चे हो, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉर्मल और सब बच्चों में सीखने का पोटेंशियल होता है और सभी बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन, बी ऑप्शन है अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ पोटेंशियल टू लर्न एंड डिजाइन एक्टिविटीज टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, यानी ये समझना जरूरी है कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, पोटेंशियल है, और आप एक्टिविटी भी इसी हिसाब से डिजाइन करें, इसी हिसाब से प्लान करें अपना लेसन, कि हर बच्चे को अपने खुद के पेस पे सीखने का। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी सीख लेते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको समय लगता होगा, कुछ बच्चे होंगे जो बोल के ही समझ जाते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको एक्टिविटी करा के समझ आता होगा। तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखें, डाइवर्सिटी का ध्यान रखें, उस हिसाब से प्लान करें क्लास को। फिर आता है सी ऑप्शन, एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू अडॉप्ट दिस सेम लर्निंग स्टाइल सो दैट एवरीवन इज एट द सेम पेस। भाई हर बच्चे से आप सेम लर्निंग स्टाइल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि बच्चे जब डिफरेंट हैं तो सीखने का तरीका भी डिफरेंट होगा, कोई देख के सीखेगा, कोई सुन के सीखेगा, कोई करके सीखेगा। फिर आता है डी ऑप्शन, एनकरेज कंपटीशन अमंग द चिल्ड्रन टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कंपटीशन को बढ़ावा देना मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। कंपटीशन को बढ़ावा देने से परफॉर्मेंस तो अच्छी हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि सबकी मीनिंगफुल लर्निंग हो, सबने लाइफ से जोड़ करके सीखा हो उस चीज को। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि सभी बच्चों, सी नहीं बी यहाँ पे सही होगा, कि ऐसी गतिविधियां प्लान करना कि सभी बच्चे सीख पाए, और ये विश्वास करना कि हर बच्चा सीख सकता है, बजाय कि कितने भी डिफरेंसेस हो। ठीक है, इतनी बात, आगे बढ़ जाएं। अब कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में, सीटेट सिलेबस के बारे में बता देंगे। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का जो आकलन है, मूल्यांकन नहीं कहेंगे इसको, असेसमेंट है। ये पेपर में भी आजकल गलत ही ट्रांसलेशन होने लग गए। मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, जो एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें असेसमेंट सिर्फ एक हिस्सा होगा। ठीक है, आकलन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों को जांचना या आकलन उनका क्यों होना चाहिए, सिंपल बात है फीडबैक के लिए, सिंपल बात है फीडबैक के लिए। अभी सीटेट सिलेबस चेंज पे कोई भी टिप्पणी नहीं दी जा सकती, है ना, फटाफट से बताओ। चलिए, अगर हम बात करते हैं, assessment of children should be undertaken only to provide evidence for evaluating individual students, यानी सिर्फ सबूत प्रदान करने के लिए। भाई अगर चेंज ना हो उससे तो सिर्फ सबूत का क्या करेंगे हम, है ना, सिर्फ एविडेंस का क्या करेंगे कि ये दिक्कत है, अगर वो सॉल्व ना हो पाए, ठीक ना हो पाए। शुड सर्व द पर्पज ऑफ कंपेयरिंग चिल्ड्रन एंड लेवलिंग देम अकॉर्डिंगली, ना तो बच्चों को कंपेयर करना होता है ना उनको लेबल करना होता है, लेबलिंग होगा, तो दोनों ही बातें गलत हैं, इसलिए असेसमेंट नहीं होता। शुड बी डन ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ लास्ट में कर दिया। स्किल्स दैट चाइल्ड पोजेसेस एज वेल एज
हर लर्निंग पोटेंशियल, यानी ये देर होगा ये जहां तक है कि बच्चे के अंदर जो कौशल है वो सामने निकल करके आए और उसके सीखने की क्षमता क्या है, वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, ये आपको पता लगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वेश्चनिंग इन क्लास इज करेक्ट, यानी क्वेश्चनिंग के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है क्लास में, यानी सवाल पूछने के विषय में कौन सी एक बात सही है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस बाय द टीचर इज टू टेस्ट द स्टूडेंट्स, यानी प्राइमरी पर्पस, मुख्य उद्देश्य ही ये है कि बच्चे को टेस्ट किया जा सके। नहीं, क्वेश्चनिंग से क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ती है, आपकी थिंकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आप सोचेंगे कब। ओनली टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, नहीं भाई, लाइफ में आप हर जगह क्वेश्चन पूछिए, सीखिए, क्वेश्चनिंग से सीखते हैं हम लोग। ठीक, फिर आता है सी ऑप्शन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन शुड बी एनकरेज्ड रेदर देन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, यानी वो क्वेश्चंस को हम बढ़ावा दें जिसमें नॉलेज, ब्लूम टैक्सोनॉमी से याद कीजिए, नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है, जिसमें कोई डेफिनेशन बतानी हो या फिर कुछ एक्सप्लेन कर देना हो। इससे बेहतर कौन सा होगा, एनालिसिस वाला। और यहाँ ये कह रहे हैं कि एनालिसिस वाले क्वेश्चंस मत पूछो, जबकि एनालिसिस में ज्यादा दिमाग लगेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछो जिसमें एनालिसिस लगे, तो ये गलत हो गया। डी ऑप्शन है टीचर शुड यूज क्वेश्चंस इन द क्लास टू क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट टू फैसिलिटेट लर्निंग, यानी शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। अब इसको ठीक से समझना जरूरी है, ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 51% ने तो बिल्कुल ही आंसर गलत दे दिया, सबने दे दिया सी ऑप्शन। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, है ना। 46% चलो दे रहे हैं अब डी, क्योंकि मैंने मार्क ही कर दिया अब तो फाइनली। देखिए समझिएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन शुड बी एनकरेज रेदर देन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, यानी कि उन जानकारी व समझ पर आधारित। अब आप शब्दों पे मत जाइए, कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज, इसका मतलब है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा इसको, इसका मतलब है नॉलेज वाले कौन से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, जहां पे सिर्फ डिफाइन करना हो, कुछ याद किया हुआ है उसको रिकॉल करके बता देना हो, है ना, कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, चलो ये तो फिर भी इसमें कॉम्प्रिहेंशन लगेगा या एप्लीकेशन लगेगा अगर मैं बात करूं तो। ठीक, तो बेसिकली आपसे पूछ लिया प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं, प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आपने याद करके बता दिया 4 स्टेजेस हैं। अब आपको कितनी समझ में आई, कॉम्प्रिहेंशन में पता लगेगा कि आप बता दीजिए कि अच्छा प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेजेस हैं और उसमें क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन में आपने बता दिया, लेकिन जब आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो और नेक्स्ट लेवल है। फिर एप्लीकेशन के बाद भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी सही है, कौन सी बेहतर है, किसमें क्या कमी है, किसमें क्या अच्छा है, तो नेक्स्ट लेवल दिमाग लगेगा। तो नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन से कहीं ऊपर होते हैं एनालिसिस वाले क्वेश्चंस, इसलिए एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें बच्चे को डिफरेंशिएट करना पड़े, वो थोड़ा कंफ्यूज हो, उसका दिमाग लगे, वो अपनी मेंटल स्किल्स का यूज करे, ना कि सिर्फ जो उसने पढ़ा वो बता दिया और जो समझ आया वो बता दिया, उससे तो ऊपर की बात है ना ये। तो इसलिए सी ऑप्शन हो नहीं सकता। टीचर्स को ऐसे क्वेश्चंस यूज करने चाहिए क्लास में जिससे बच्चे के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। इन शॉर्ट क्वेश्चन आए कि यार मुझे तो ये लगता था, ये कैसे है ना। मतलब हम अगर ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिसमें बच्चा सोचने को मजबूर हो जाए या वो फंसे थोड़ा, जिससे उसका दिमाग और ज्यादा यूज हो पाए, लर्निंग बेहतर होगी इस चीज से। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अंडरलाइज द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस फिलॉसफी पे आधारित है। ये बात हम पता नहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो समावेशी शिक्षा मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी हर तरह के बच्चे के लिए। कितनी भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करती है ये, है ना, कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं बट हमें क्या है, एक साथ जोड़ के एक क्लासरूम के नीचे हम उसको सिखा सकें, एक छत के नीचे, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज प्लान कर सके। तो सभी के लिए शिक्षा। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की अगर हम बात करेंगे तो सबके लिए कहाँ हुआ, फिर तो वो कुछ लोगों के लिए हो गया। लेबलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी होती, स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी होती कि तुम फलानी जाति या फलाने क्षेत्र से आते हो तो तुम तो सीख ही नहीं सकते, ये हो गई स्टीरियोटाइपिंग। इक्विटी इज द राइट आंसर। हम समता का इस्तेमाल करेंगे। समता मतलब नीड के अनुसार आप बच्चे को सिखाएंगे, सेंसिटिव होंगे। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 89% लोग आंसर सही दे रहे हैं। क्वेश्चन 17 देखिएगा, पढ़िएगा एक बार इसको। Which of the following affects an individual's ability to move and maintain balance and posture? यानी कि
कौन सी एक चीज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति की क्षमता किस चीज की, बैलेंस करने की खुद को और मेंटेन करने की पोस्चर को, मतलब वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा, खड़े भी नहीं हो पा रहा, चल भी नहीं पा रहा, तो ये कौन सी एक डिसेबिलिटी का उदाहरण है। ऑटिज्म में जरूरी नहीं है कि फिजिकली बच्चे को दिक्कत हो, डिसलेक्सिया में फिजिकली कोई दिक्कत हो जरूरी नहीं है। वो ईशान अवस्थी याद कर लीजिए तारे जमीन पर का, उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए पता भी नहीं लग पाया। स्पीच इंपेयरमेंट में भी ऐसा नहीं है, स्पीच इंपेयरमेंट में बोलने में दिक्कत हो सकती है बट खड़े होने में या पोस्चर में दिक्कत हो वो जरूरी नहीं है। तो आंसर सिर्फ एक बचता है, सेरेब्रल पाल्सी। वो अनुष्का शर्मा याद कीजिए, जीरो मूवी की, वो उठ भी नहीं पाती थी, है ना। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, फिर उस चक्कर में आप मूव भी नहीं कर पाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ऑर्डर टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कोई एक विशेष या विशिष्ट अधिगम अक्षमता है यदि बच्चे को, तो एक टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए। अब वो कोई भी विशिष्ट हो सकती है, हो सकता है किसी को चलने में दिक्कत हो, किसी को समझने में दिक्कत हो, किसी को बोलने में दिक्कत हो, अलग अलग तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, राइट उदिता। तो क्या अवॉइड करना चाहिए एक टीचर को, बताइए फटाफट से। तो ब्रेकिंग लॉन्ग टास्क्स इनटू इनएप्रोप्रिएट, ब्रेकिंग लॉन्ग टास्क्स इनटू एप्रोप्रिएट पार्ट्स, यानी लंबे टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। तो ये तो अवॉइड नहीं, ये तो यूज करना चाहिए। इसको अवॉइड क्यों करना है, अगर बच्चे को कोई भी समस्या है तो आप इस केस में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है बात। आगे बढ़े। शाहरुख खान में बहुत इंटरेस्ट है, जब बता दिया अनुष्का शर्मा के बारे में जान लो काफी नहीं है, शाहरुख खान को कौन सी डिसेबिलिटी है। बी ऑप्शन देखो, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स ऑफ स्ट्रेटजीज टू यूज, हाँ आप अलग अलग स्ट्रेटजीज में हिंट दे सकते हैं यूज करने के लिए। प्रोवाइडिंग रेगुलर क्वालिटी फीडबैक, ये भी अच्छी बात है कि आप बच्चे के इंप्रूवमेंट पे या जो भी उसका फीडबैक उसको दें। डी ऑप्शन है, सेटिंग रिजिड टाइमलाइंस ऑफ टास्क सबमिशन, जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत है उसके लिए हम रिजिडिटी कभी नहीं अपनाते, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाते हैं, लचीलापन अपनाते हैं। आप देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है तो नॉर्मल जो बच्चा है उसके लिए हो सकता है कि 2 घंटे का समय हो, जिसको कोई जो स्पेशल है या डिसेबिलिटी है, कोई भी दिव्यांगता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा सकता है ना। तो कार्य पूरा करने के लिए कठोर समय सीमा नहीं, लचीली समय सीमा, एक्स्ट्रा टाइम भी हम दे सकते हैं। तो ये अवॉइड करना चाहिए कि आप बिल्कुल इतने कठोर हो जाएं समय को लेके, उन्हें समय लग सकता है, टाइम लग सकता है काम करने में। तो 18th का डी। अब देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर sections in private schools under the provision of Right to Education Act 2009 mainly aims at, यानी EWS कैटेगरी बनाई गई RTE एक्ट 2009 में, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जहां फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की हम बात करते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो फ्री है ना, वो कंपलसरी भी है और फ्री भी है, आप बच्चे को किसी भी आधार पर घर पे नहीं रोक सकते। तो आरटीई ने क्या किया कि प्राइवेट स्कूल्स में भी एक कोटा बनाया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, कि 25% बच्चे जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे एक प्राइवेट स्कूल में भी, कि मतलब प्राइवेट स्कूल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सिर्फ जो बच्चे फीस भर पा रहे हैं, अमीर हैं, वही पढ़े, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी एक कोटा होना चाहिए, ठीक। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो ये किस बात को ध्यान में रख करके बनाया गया, बर्डनिंग द टीचर विद एक्स्ट्रा वर्क, ऐसा थोड़ी है, ये तो टीचर का काम है सिखाना, इंक्लूसिव एजुकेशन सबको आनी चाहिए। परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, के असमानता भर देना कक्षा में या एजुकेशन में, नहीं। दूसरा, इंक्लूसिव एजुकेशन आप हर पेपर के लिए पढ़ते हैं, 5-5 नंबर में इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, उसका रीजन यही है कि आप वेल वर्स्ड हो डाइवर्स बच्चों को सिखाने में, ठीक। रिड्यूसिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि आप क्या चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा का बच्चा ही ना पढ़े। स्ट्रेटा क्या है, स्तरीकरण, कि ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये हायर क्लास है, ये ना हो। तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसको कम किया जा सके शिक्षा के मामले में, तो कम से कम कि बच्चा सीखने जा रहा है तो वहां हर तरह का बच्चा जा सके। स्ट्रेंथनिंग स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू सोशल क्लास, नहीं, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को आप सोशल क्लास के जैसा ही मान सकते हैं। तो इस चीज को कम करने के लिए, और इसी चीज को कम करने के लिए एक हद तक हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म का प्रावधान है स्कूल में, कि आप ठीक है आप अपने घर में कोई भी ब्रांड पहनिए, बट आप स्कूल आ रहे हैं तो एक यूनिफॉर्म पहनिए जो सबके लिए समान हो, सब इक्वल लगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कोई विशेषता या दिक्कत है अगर किसी बच्चे को, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। एक तरफ दिए हुए हैं बच्चे के प्रकार, यानी कोई गिफ्टेड बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा है, डिसलेक्सिक बच्चा है और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है,
तो कौन सा एक पेयर है जो सही जुड़ा हुआ है ना, जो सही जुड़ा हुआ है। लाइक शेयर करना भूल गए आप लोग, मैं कहना भूल गई, आज डिस्कशन में इतने इन्वॉल्व हो गए हम हैं। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो पोल ही नहीं आया अभी तक, कोई बात नहीं। एक बार पोल में आंसर देके बताइएगा, मैं थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको, डोंट वरी। इतने आप लाइक करो, 5000 लोग हम लगभग जुड़ चुके हैं और सिर्फ 2500 लोगों ने लाइक किया, मतलब आधे 50% लोग सिर्फ देखने में इंटरेस्टेड है, लाइक करने में नहीं। एक है ना 69%। चलो देखते हैं। गिफ्टेड बच्चे के साथ कहा गया है कि गिफ्टेड बच्चे को डील करने के लिए गिव स्पेस टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी बच्चा जो प्रतिभाशाली है, जिसका मेंटल लेवल हाई है, उसको हम क्या दें, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दें, समय दें। अगर मैं कहूं तो स्पेशली समय की बात हो रही है। ऑटिज्म में क्या हो, इंक्रीज सेंसरी ओवरलोड, यानी जो ऑटिज्म है, इसको ऑटिज्म को ऑटिज्म ही कहते हैं वैसे हिंदी में, संवेदी अधिभार बढ़ाएं। ऑटिज्म में वैसे ही उसके लिए मुश्किल है चीजों पे टिकना, तो उसको आप बढ़ा नहीं सकते सेंसरी लोड, ये तो गलत हो जाएगा। डिसलेक्सिया असेसमेंट बेस्ड ऑन लॉन्ग एसे राइटिंग, जिस बच्चे को पढ़ने में और लिखने में दिक्कत है, जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा गलत, तो लॉन्ग एसे राइटिंग और दोगे तो और उल्टा कर दिया आपने उसके लिए। जबकि तो आप प्रिंटेड मटेरियल दीजिए या बाकी तरीके इस्तेमाल कीजिए, विजुअल्स। हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी जिसको सुनने में दिक्कत है उसको आप मूवीज दिखाएंगे बिना सबटाइटल की, मतलब जिसको सुनने में ही दिक्कत है और उसको सबटाइटल भी नहीं दिखा रहे कि वो पढ़ ले, तो ये तो आप अत्याचार कर रहे हैं बच्चे पे। ठीक, तो बी ऑप्शन, सिर्फ ए ऑप्शन ही सही है कि प्रतिभाशाली बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए मौका देंगे इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो उसका मेंटल लेवल हाई होता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो सिर्फ ए ऑप्शन ही सही स्ट्रेटेजी है स्पेसिफिक बच्चे से डील करने की। आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा।